इनकम टैक्स रिटर्न भरने का सीजन चल रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। ऐसे में कई टैक्स पेयर्स, खास तौर से पहली बार रिटर्न भरने वाले लोग हड़बड़ाहट में कई ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जिसके चलते ना सिर्फ उन्हें ज़्यादा टैक्स भरना पड़ता है बल्कि कई बार मोटा जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। वैसे तो इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR को ऑनलाइन फाइल करने की प्रक्रिया काफ़ी आसान हो गई है। अब कोई भी इसे घर बैठे आराम से फाइल कर सकता है, लेकिन एक चूक आपको मुसीबत में डाल सकती है। आज के खर्चा पानी में हम ऐसे ही 10 बातों को बताने जा रहे हैं जिन्हें सभी टैक्स पेयर्स को अपना ITR भरते समय ध्यान रखना चाहिए। उदाहरण के लिए कि कौन सा फॉर्म चुनना चाहिए, न्यू टैक्स रेजिम चुने या पुरानी। इसके अलावा ये भी बताएंगे कि इनकम टैक्स से जुड़े वो कौन से नियम कायदे हैं जो बदल गए हैं, साथ ही रिफंड ना अटके उसके लिए क्या सावधानियां बरतने की जरूरत है, और अगर आपका रिफंड फंस गया है तो आपको क्या करना चाहिए। आइए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। अगर आपने अभी तक रिटर्न फाइल नहीं किया है तो ये काम आपको जल्द से जल्द कर लेना चाहिए और लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना चाहिए। 31 जुलाई के बाद ITR फाइल करने वाले टैक्स पेयर्स को लेट फीस देनी होगी, इसलिए इसी बात में समझदारी है कि समय से अपना रिटर्न भर लें। लेकिन ITR भरते समय आपको कुछ ज़रूरी सावधानी रखनी भी काफ़ी ज़रूरी है। ऐसा ना करने पर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। आइए जानते हैं कि ITR दाखिल करने से पहले वो कौन सी 10 बातें आपको ज़रूर जान लेनी चाहिए। टैक्स पेयर्स को ये जानना बेहद ज़रूरी है कि उनकी टैक्सेबल इनकम है कितनी। आपकी कुल इनकम, वेतन और अन्य जरियों से कमाया हुआ जो भी टोटल रकम है, कमाई हुई टोटल रकम है, उसमें टैक्स बचत करने वाली कटौतियों को घटाने के बाद जो रकम आती है वो आपकी टैक्सेबल इनकम बनती है। शायद नए करदाताओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये पता लगाना होगा कि वो नई वाली टैक्स व्यवस्था को चुने या फिर पुरानी वाली। जानकारों के मुताबिक नए टैक्स सिस्टम में कम टैक्स रेट चुकाना पड़ता है, वहीं पुराने टैक्स सिस्टम की खास बात यह है कि इसमें कुछ डिडक्शन और टैक्स से जुड़े फायदे हैं। इसलिए बिना देरी किए टैक्स पेयर्स को एक विकल्प चुनना होगा, और ऐसा करने का एक तरीका ऑनलाइन टैक्स कैलकुलेटर में से एक को चुनना है, ताकि पता लगाया जा सके कि किस व्यवस्था में टैक्स पेयर को कम टैक्स देना पड़ रहा है। हालांकि जानकारों का ये भी कहना है कि अगर कोई करदाता नई टैक्स व्यवस्था को अपनाता है तो उन्हें EPF, PPF और जीवन बीमा जैसे कुछ इन्वेस्टमेंट्स पर विचार करना चाहिए। फॉर्म 16 सैलरी पाने वाले लोगों के लिए होता है। ये फॉर्म एम्प्लॉयर की तरफ से यानी कंपनी की तरफ से दिया जाता है। इस फॉर्म में आयकर रिटर्न दाखिल करते समय दर्ज किए जाने वाले सभी सैलरी से जुड़े विवरण शामिल होते हैं। इसमें आपके द्वारा दावा किए गए कटौतियों, अर्जित वेतन और प्राप्त छूटों की जानकारी होती है। टैक्स पेयर्स के लिए फॉर्म 26AS भी बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट होता है। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए इस पर भरोसा किया जाना चाहिए। इसमें कमाई गई सभी इनकम की डिटेल होती है जिस पर TDS काटा गया है। टैक्स सलाहकार फॉर्म 16 और फॉर्म 16A में जो भी डिटेल्स दिए हैं उन्हें फॉर्म 26AS में जो डिटेल्स दी गई हैं उन दोनों के साथ क्रॉस चेक करने की सलाह देते हैं। मतलब दोनों फॉर्म में जो भी डिटेल्स भरी हैं उन्हें मैच कर लीजिए कि दोनों सेम हैं या नहीं। आप अपने फॉर्म 26AS को ऑनलाइन देख सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस फॉर्म में विवरण हर TDS रिटर्न स्टेटमेंट के साथ अपडेट हो जाता है। इसी तरह से एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी AIS में भी नई जानकारी शामिल होती है, जैसे कि कितना ब्याज मिला, कितना डिविडेंड मिला, शेयरों का लेन देन, म्यूचुअल फंड का ट्रांजैक्शन और कितना पैसा विदेश से मिला है। इन तमाम चीज़ों की जानकारी होती है। कई टैक्स पेयर्स को ये नहीं पता होता है कि उन्हें कौन सा फॉर्म भरना है। वैसे तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए कई फॉर्म हैं, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल टैक्स पेयर हैं और नौकरी करते हैं और आपकी सालाना इनकम 50 लाख रुपए से कम है तो आपको इनकम टैक्स का फॉर्म 1 सेलेक्ट करना होगा। इसके अलावा अगर बैंक की FD है, उस पर इंटरेस्ट मिलता है और एक घर के किराए से भी इनकम होती है तो यही फॉर्म भरना होगा। ऐसे व्यक्तियों और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी HUF के लिए जो किसी प्रोप्राइटरशिप के तहत बिजनेस या प्रोफेशन नहीं चला रहे हैं, आपकी सैलरी के अलावा किसी दूसरे सोर्स से इनकम है, तो आपको ITR 2 का इस्तेमाल करना होगा। जैसे कि आपको कैपिटल गेन्स, एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी से इनकम, फॉरेन इनकम और बिना लिस्ट हुए शेयरों से होने वाली कमाई की जानकारी इसी फॉर्म के अंदर आपको देनी होगी।
इसके अलावा जो लोग जिनकी आय 50 लाख रुपए से ज़्यादा है, मतलब बिजनेस वगैरह से इनकम है और ऑडिट कराना ज़रूरी है, उनके लिए ITR 3 फॉर्म होता है। टैक्स से जुड़ी ज़रूरी जानकारी और बातों को अच्छे से समझने के लिए हमने टैक्स एक्सपर्ट विनोद रावल से बात की। सबसे जरूरी चीज जो है वो ये है कि आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे कौन से रिजीम में जाना है, क्योंकि सैलरी क्लास वाले के पास ओपन है, वो कभी भी जा सकता है, कभी भी वो चाहे अपना रिजीम चेंज कर सकता है, ओल्ड में जाए या न्यू में जाए। तो सरकार ने बिल्कुल अपने पोर्टल पर दिया है, आप उसको चेक कर सकते हैं। दूसरी चीज, सबसे जरूरी चीज, उसके बाद आपको अपना फॉर्म सेलेक्ट करना है कि मुझे कौन से फॉर्म में जाना है। मुझे फॉर्म 1 में मैं फिट होता हूं या 2 में होता हूं। अगर आपकी आय 50 लाख से कम है, एक ही घर है आपके पास, तो आप एक उसी में जाइए। कोई स्टॉक की आप ट्रेडिंग नहीं करते, कैपिटल गेन नहीं है। अब आपके पास कैपिटल गेन की इनकम भी आ रही है, घर आपके पास एक से ज्यादा है या 50 लाख से ज्यादा इनकम है, तो आप रेजिडेंट और HUF दोनों के लिए फॉर्म 2 है। अभी हम सिर्फ सैलरी के लिए बात कर रहे हैं। बिजनेसमैन के लिए फॉर्म 3 और 4, 2 और है। तो आप इनमें से कोई भी सेलेक्ट करके जो आपके लिए सूट करता हो। फॉर्म का सिलेक्शन गलत मत कीजिएगा, क्योंकि इसकी भी दिक्कत आ जाती है। उसके बाद है आपके पास कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या आपके पास फॉर्म 16 है? अपने फॉर्म 16 को अपने 26AS से मिलाइए। AIS TIS जो इसको एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट है, सरकार उस पर बहुत रिलाय कर रही है और उस पर इंफॉर्मेशन आपको दे रही है। आप उसको देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके अंदर मेरी इंफॉर्मेशन कुछ आ रही है। वो अगर आपकी गलत है तो बिल्कुल उसको डिनाई कीजिए, ठीक है तो एक्सेप्ट कर लीजिए। और अगर करेक्शन की जरूरत है तो आपको सरकार ने राइट भी दिया है कि आप उसको करेक्ट करवा लीजिए, वो आपकी करेक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आपने उससे मैच नहीं किया तो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है और आपको नोटिस आ जाएगा। नाबालिग बच्चों और पत्नी की इनकम को लेकर क्या सावधानी जरूरी है, इसे भी एक्सपर्ट से समझते हैं। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जा रहे हैं तो जो डॉक्यूमेंट्स आप डिडक्शंस एग्जम्पशन क्लेम करने जा रहे हैं उसको देखिए। आपके कोई बच्चे की माइनर इनकम है, उसका ध्यान रखिए कि आपको क्लबिंग तो नहीं करनी है। आपकी वाइफ के पास कोई इनकम जा रही है, आपने ट्रांसफर की हो ड्यूरिंग द ईयर, तो ये सब चीजों को ध्यान रखते हुए, और सबसे जरूरी चीज, अपने होम लोन इंटरेस्ट का मत भूल जाइएगा, वो जरूर ले लीजिएगा। और अगर एजुकेशन लोन लिया है तो उसका रिबेट लीजिए। तो जितनी तरह के रिबेट अवेलेबल हैं उनका फायदा आप उठाइए और उसको ले लीजिए आप। आयकर रिटर्न दाखिल करते समय कुछ डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होते हैं, वो कौन कौन से हैं वो भी बता देते हैं। सबसे पहले बैंक खाते की डिटेल्स, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए फॉर्म 16, निवेश प्रमाण पत्र जो है आपका, फिर होम लोन इंटरेस्ट का सर्टिफिकेट, बीमा प्रीमियम के भुगतान की रसीदें। ये सभी चीज़ें आपको अपना ITR दाखिल करते समय देनी होगी, इनकी जानकारी आपको बतानी होगी। ITR दाखिल करने के बाद आपके रिटर्न को वेरीफाई करना ज़रूरी होता है। आप अपने रिटर्न को ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से वेरीफाई कर सकते हैं। ऑनलाइन विकल्प के लिए आप आधार OTP के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से IT विभाग वेरीफाई की पुष्टि करने के लिए आपको एक ई-वेरिफिकेशन मेल भेजेगा। इस बीच टैक्स से जुड़े नियमों में कई बदलाव भी हुए हैं। अगर आप ITR भरने जा रहे हैं तो बदले हुए टैक्स नियमों के बारे में भी जान लेना ज़रूरी है, वरना आपका टैक्स रिफंड रुक सकता है। बिजनेस टुडे के मुताबिक ऑल इंडिया ITR के डायरेक्टर विकास दाहिया का कहना है कि नियमों में बदलाव की अनदेखी करने पर आपके इनकम टैक्स रिफंड पर असर पड़ सकता है। पेंशनर्स के लिए 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन शुरू की गई है। ये पेंशन से होने वाली इनकम पर लागू होती है। ये सैलरी वाले व्यक्तियों के लिए राहत के समान है। पेंशनर्स को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी टैक्स योग्य आय को कम करने के लिए इस कटौती का वो दावा करें। पब्लिक प्रोविडेंट फंड जिसे PPF कहते हैं, उसके बाद नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जिसे NSC कहते हैं, और जीवन बीमा प्रीमियम में निवेश करके आयकर की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपए की छूट पा सकते हैं। टैक्स पेयर्स अब अपने परिवार और वरिष्ठ नागरिक माता पिता के लिए स्वास्थ्य बीमा के लिए भुगतान जो किए गए प्रीमियम हैं उसके लिए धारा 80D के तहत हाई टैक्स डिडक्शन का दावा कर सकते हैं। पहली बार घर खरीदने वालों के लिए धारा 80EEA के तहत लिए गए होम लोन पर ब्याज के लिए 1.5 लाख रुपए की अतिरिक्त कटौती बढ़ा दी गई है। इसका उद्देश्य घर नए होम लोन लेने वाले टैक्स पेयर्स को पर्याप्त राहत देना है। सरकार ने फेसलेस असेसमेंट का विस्तार किया है। टैक्स पेयर्स को प्रोसेस से परिचित होना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी नोटिस के जवाब तय समय सीमा के भीतर ऑनलाइन दे दें। ITR फॉर्म में अतिरिक्त खुलासे शामिल करने के लिए संशोधन किया गया है। खासतौर पर विदेशी संपत्तियों और आय तथा बड़े लेन देन के संबंध में खुलासा करने के लिए नियमों में बदलाव किया गया है।
इसी तरह 75 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सीनियर सिटीजन जिनकी केवल पेंशन और ब्याज से कमाई हुई है, उन्हें ITR दाखिल करने से छूट दी गई है। आयकर रिटर्न दाखिल न करने पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है, भले ही टैक्स का भुगतान किया गया हो। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति लोन लेना चाहता है, प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बना रहा है, विदेश जा रहा है या कोई बड़ा बीमा कवर खरीद रहा है, तो उसे सबूत के तौर पर टैक्स रिटर्न दिखाना जरूरी है। रिटर्न भरते समय एक बार बैंक अकाउंट डिटेल्स अच्छी तरह से चेक कर लें, क्योंकि ज़्यादातर केस में इसी वजह से लोगों को रिफंड नहीं मिल पाता है। बैंक खाता आधार से लिंक होना भी बहुत ज़रूरी है। इस बारे में हमने एक्सपर्ट से बात की है, सुनिए। जहां तक रिफंड की बात है, आप जब रिटर्न फाइल करते हैं तो सबसे बड़ी गलती जो टैक्स पेयर करता है वो रिटर्न को वेरीफाई नहीं करता। तो ई वेरिफिकेशन जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। और अब 2022 के बाद ये समय घटा करके सिर्फ 30 दिन का कर दिया गया है। तो 30 डेज का ही सिर्फ टाइम है आपके पास रिटर्न वेरीफाई करने के लिए। उसके बहुत सारे माध्यम हैं, ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं, नहीं तो आप ऑफलाइन, आपको उसकी कॉपी बैंगलोर भेजनी होती है तो आप टाइमली भेज दीजिए। दूसरी बात, AIS-TS से, जैसा मैंने पहले भी कहा कि आपको उससे मैच करना है। अगर आपकी इंफॉर्मेशन मिसमैच होगी तो आपका रिफंड डिले हो जाएगा और आपको नोटिस आ जाएगा। आप ओल्ड टैक्स रिजीम में हैं तो डिडक्शंस और एग्जम्पशन जो आपने क्लेम किए हैं उसका आप प्रूफ अपने पास रखिए। अगर नोटिस आता है तो इमीडिएटली आप जवाब दे दीजिए, वरना आपका रिफंड रुक जाएगा। उसके बाद आपने अगर अपने बैंक अकाउंट को वैलिडेट करना जरूरी होता है इनकम टैक्स के पोर्टल पर पैन के थ्रू, और सेम पैन नंबर आपके बैंक में होना चाहिए, तभी आपको रिफंड वहां क्रेडिट होगा, नहीं तो आपका रिफंड डिले हो जाता है। और सबसे जरूरी चीज, आप अपनी रिटर्न को ड्यू डेट से पहले फाइल कीजिए ताकि आपका रिफंड जल्दी आए। ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन आपके लिए लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। कैसे लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।